प्रधानमंत्री का आज भोपाल दौरा, तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। भोपाल नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री ने राजस्व संग्रह और बजट राशि खर्च पर जताया संतोष, कहा वित्तीय प्रबंधन की वजह से पूर्व की अपेक्षा इस बार बेहतर रहा प्रदर्शन। रांची नगर निगम परिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2801 करोड़ रुपए का बजट पारित, विभिन्न मदों से 284 करोड़ रुपए से अधिक आय का लक्ष्य। और राज्य में आज भी कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार, तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी आशंका, कल से मौसम साफ रहने की उम्मीद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल के दौरे पर हैं। श्री मोदी यहां 3 सेनाओं के संयुक्त कमांडर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारतीय सेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन इसमें शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंतिम दिन प्रधानमंत्री करीब 5 घंटे तक इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, इस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भाग ले रहे हैं। भारतीय सेना की इस कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना के स्वदेशी आधुनिकीकरण पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। भोपाल प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद भोपाल नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मेक इन इंडिया के तहत बने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन, उसकी 11वीं रैक को आप देख सकते हैं मेरे सामने, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल के अंदर, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। ये 11वीं रैक है वंदे भारत ट्रेन की, जिसे प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ट्रेन है ये आपको दिल्ली से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक, जो तकरीबन 708 किलोमीटर की दूरी है, उसे तकरीबन 7 घंटे 50 मिनट में पहुंचाएगी। और 3 जगहों पे ये रुकती हुई जाएगी, झांसी, आगरा और ग्वालियर, ये 3 इसके स्टॉपेज होंगे। ये 11वीं वंदे भारत है। और इसके भी अंदर अगर इस ट्रेन की खासियत की बात कर ले तो आप देख सकते हैं जो सीट क्वालिटी है काफी उम्दा क्वालिटी के लगाए गए हैं। जो इसका आप फैब्रिक देख सकते हैं वो काफी जो है चटकीला दिया गया है। साथ साथ जो सामान रखने का रैक है वो भी बिल्कुल हवाई जहाज की तर्ज पर दिया गया है। टच लाइट है, देखिए अगर दूसरे यात्री को परेशानी ना हो, आपको कुछ अगर पढ़ना भी हो तो टच लाइट की व्यवस्था है, इंफोटेनमेंट की व्यवस्था है। मैं यहाँ पर स्क्रीन दिखाऊंगा आपको, जो कि 32 इंच का यहाँ पर स्क्रीन लगाया गया है, जिसपे कि आपको हर स्टेशन की जो है जानकारी मिलेगी। इसके अलावा अब मैं आपको एग्जीक्यूटिव क्लास का नजारा दिखाना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने देखा कि इकोनॉमिक क्लास में ब्लू कलर का सीट है, उस तरीके से यहाँ पे रेड कलर का काफी अट्रैक्टिव सीट दिया गया है। फैब्रिक भी काफी अच्छे है और तमाम वो सुविधाएं, चाहे बोतल होल्डर की बात करें, हम मोबाइल चार्जिंग की बात करें, टच लाइट की बात करें, सामान का रैक की बात करें, ये सारी सुविधाएं हैं। काफी जो विंडो है वो काफी जो है इसकी चौड़ी विंडो बनाई गई है ताकि बाहर का नजारा आप आराम से देख सकते हैं। कैमरामैन एम ए खान के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, भोपाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजस्व संग्रह और बजट राशि खर्च पर संतोष जताया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि वित्तीय प्रबंधन की वजह से पूर्व की अपेक्षा इस बार बेहतर प्रदर्शन रहा। कल ही इस बात का मैं पूरा विवरण लूंगा और बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। लेकिन अभी तक जो है बहुत बेहतर परफॉर्मेंस के साथ ये 2022-23
इधर राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि वाणिज्य कर विभाग ने इस बार 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की रिकॉर्ड वसूली की है। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बजट राशि खर्च करने के मामले में भी राज्य का प्रदर्शन बेहतर रहा। पहुंचे हम लोग अभी 82 से अधिक प्रतिशत से अधिक तो हो चुके हैं, 85-87 तक पहुंचे हैं हम लोग। नया वित्तीय वर्ष आज से शुरू हो गया है। इसके साथ ही देश में कई नई व्यवस्थाओं की भी शुरुआत हुई है। एक राष्ट्र एक ग्रिड और एक मूल्य की तर्ज पर प्राकृतिक गैस क्षेत्र में भी समान टैरिफ की व्यवस्था आज से लागू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऊर्जा और गैस क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार बताया है। प्राकृतिक गैस क्षेत्र में समान टैरिफ आज से लागू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सराहना करते हुए इसे ऊर्जा और गैस क्षेत्र में एक उल्लेखनीय सुधार बताया है। प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने इस संबंध में पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है और इसे देश के पूरे गैस नेटवर्क में लागू किया जाएगा। इसे 3 मूल्य क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है और ये क्षेत्र गैस स्रोत से उनकी दूरी पर आधारित है। बोर्ड ने कहा है कि समान टैरिफ 73 रुपए 93 पैसे प्रति मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट होगा। इस नई पहल से देश के सभी क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित उपभोक्ताओं को लाभ होगा। केंद्र सरकार ने डाकघर बचत योजनाओं के लिए इस वर्ष अप्रैल से जून की तिमाही के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय बजट प्रमाण पत्र NSC पर सबसे अधिक ब्याज दर बढ़ाई गई है। पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों को ब्याज दरों में बढ़ोतरी की सौगात दी है। वित्त वर्ष 2023 से 24 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के लिए इन बचत योजनाओं के ब्याज दर में 10 से 70 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी गई है। हालांकि PPF के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। इधर मरीजों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के उपयोग में आने वाली दवाइयों पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया है। इलाज की उम्मीद छोड़ चुके इन परिवारों के लिए सरकार का एक फैसला एक बड़ी राहत बनकर आई है। इन मासूमों के चेहरे पर जीवन की उम्मीद जगी है। ये बच्चे एक दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त है। पहले ये बच्चे दूसरे बच्चों की तरह चलते थे, स्कूल जाते थे, लेकिन बीमारी ने इस कदर जकड़ा कि अब स्कूल के साथ खुद से चलने की शक्ति भी छोड़ चुके हैं। माँ बाप इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इलाज इतना महंगा है कि बच्चों का इलाज कराना सबके बूते की बात नहीं है। लेकिन दुर्लभ और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे इन बच्चों और इनके जैसे दूसरे परिवारों के लिए गुरुवार को बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले दवाओं और खाद्य पदार्थों पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया है। यह छूट व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए सभी दवाओं और भोजन पर मिलेगी। आयात शुल्क में छूट 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। सरकार के इस फैसले का दुर्लभ बीमारी से पीड़ित परिवारों ने स्वागत किया है। सरकार ने जो कदम उठाया बहुत अच्छा कदम उठाया ये हमारे लिए तो, पर इससे सर हमारा काम नहीं चलेगा इससे हमारा, क्योंकि दवाई बहुत कॉस्टली है। वो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो डिसीजन अभी लिया है कस्टम ड्यूटी वेवर का रेयर डिजीज पेशेंट्स के लिए, ये काबिल तारीफ है। और मैं खुद एक पेरेंट हूँ, मेरा बेटा DMD से ग्रसित है। आज की रेट में इसके लिए कोई दवाई अवेलेबल नहीं है। कुछ दवाइयाँ कुछ बच्चों के लिए मिलती है, बहुत महंगी आती है जो, और कस्टम ड्यूटी जो 10% या 5% की है वो काफी क्रिटिकल है। तो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है ये काबिल तारीफ है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बाकी जो दवाइयाँ आएंगी वो भी हेल्पफुल होंगी। जो DMD बीमारी से पीड़ित है उनके इलाज के लिए जो आपने दवाइयों के लिए जो राहत दी है, ये राहत इन माँ बाप के लिए बहुत बड़ी राहत है। आमतौर पर दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली दवाइयाँ काफी महंगी होती है। इस संबंध में बड़ा फैसला करते हुए सरकार ने नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 के तहत लिस्टेड दुर्लभ बीमारियों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली दवाइयों की कस्टम ड्यूटी को फ्री कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके इसकी सूचना दी है। सरकार ने कैंसर के विभिन्न रूपों के उपचार में इस्तेमाल होने वाले पेम्ब्रोलिजुमाब को भी सीमा शुल्क से छूट दे दी है। दवाओं पर आमतौर पर 10% सीमा शुल्क लगता है, जबकि जीवन रक्षक दवाओं की कुछ श्रेणियों पर 5% सीमा शुल्क लगता है।
छूट का लाभ उठाने के लिए अगर कोई खुद से आयात करता है तो उसे प्रमाण पत्र दिखाना होगा। यह प्रमाण पत्र केंद्रीय या राज्य निदेशक स्वास्थ्य सेवा या जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी सिविल सर्जन से लेना होगा। हालांकि स्पाइन मस्कुलर एंट्रोफी या डूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की दवाओं पर पहले से ही छूट है। एक अनुमान के अनुसार 10 किलो वजन वाले बच्चे को अगर कोई दुर्लभ बीमारी है तो इसके इलाज की वार्षिक लागत 10 लाख से 1 करोड़ से अधिक हो सकती है। उपचार को आजीवन चलाने की भी जरूरत हो सकती है, जिसके चलते दवा की लागत बहुत अधिक हो जाती है। कस्टम ड्यूटी फ्री होने से दवाइयों के दाम में कमी आएगी, जिसका सीधा लाभ रोगी के इलाज में खर्च होने वाली राशि को कम करने में मिल सकेगा। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। रांची नगर निगम परिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2801 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है। महापौर आशा लकड़ा ने बताया कि रांची की जनता को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मदों में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि विभिन्न मदों से 284 करोड़ रुपए से अधिक आय का लक्ष्य रखा गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय सूचना सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के समापन समारोह को संबोधित करते हुए फेक न्यूज पर रोक लगाने पर जोर दिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए फैक्ट चेक को अहम बताते हुए कहा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस फेक न्यूज है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर व्यक्ति तक सही जानकारी पहुंचाना जरूरी है। ऐसे में भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएं। Your primary task would be to fuel an informed understanding of issues so that public discourse is well informed. For this, you have to cultivate both personal and institutional capability and credibility. Fake news, the other virulent virus of our times, can be, should be and must be fought robustly with trustable news. So it would be your job to think out of the box, cut the clutter and relentlessly push the facts. केंद्रीय मंत्री शुक्रवार को भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC में भारतीय सूचना सेवा समूह A के प्रशिक्षु अधिकारियों के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक राजेश मल्होत्रा, IIMC के महानिदेशक डॉक्टर संजय द्विवेदी सहित वर्ष 2018, 2019 और 2020 के भारतीय सूचना सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी उपस्थित थे। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार और जनता के बीच की खाई को पाटने में बेहतर संवाद अहम भूमिका निभाता है। You will not be just communicating information. You will be adding value to information to ensure it is not lost in the cacophony of 24/7 media. You will be presenting information in a manner to make it sufficiently attractive for media to use it prominently, even on days crowded with the breaking news. Friends, you will have to master the art of converting otherwise dull but useful government information into breaking news. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी उन 5 प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित किया जिन्हें सरकारी संचार को परिभाषित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम 5G से 6G की ओर बढ़ रहे हैं, जानकारी की खोज और सूचना की खपत के उभरते पैटर्न को समझना महत्वपूर्ण है। Television, which grabbed the space being vacated by print media, has shrunk from big screen to handheld devices. OTT content, often unstructured, has begun to replace structured content offered by television newsrooms. As we move from 5G to 6G, which will be your era, we have to understand the emerging pattern of quest for information and consumption of information. प्रभावी संचार के महत्व को रेखांकित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि सूचना एक शक्ति है जिसका उपयोग भारत के हित में लोकतंत्र को मजबूत करने और लोगों को सशक्त बनाने के लिए किया जाना चाहिए। ब्यूरो इनपुट्स के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
G20 कार्य समूह की बैठकें देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित हो रही हैं। आज से 3 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पर्यटन कार्य समूह की बैठक हो रही है। से 3 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल राज्य के सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में आयोजित की जा रही है। बैठक में 130 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे, जिसमें G20 सदस्यों के प्रतिनिधि, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उद्योग भागीदार, राज्य पर्यटन और स्थानीय टूर ऑपरेटर शामिल हैं। केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रतिनिधि भारत के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन घुम से बतासिया लूप होते हुए दार्जिलिंग स्टेशन के लिए टॉय ट्रेन की सवारी का आनंद लेंगे। प्रतिनिधि बाउल गीत, जनजातीय नृत्य, पारंपरिक टप्पा नृत्य, तमांग लोक जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेंगे। प्रतिनिधियों को स्थानीय कलाओं का एक व्यापक अनुभव प्रदान करने के लिए कला और शिल्प स्टॉल और डू इट योरसेल्फ गतिविधियों का भी आयोजन किया गया है। इधर केरल के कुमारकोम में G20 शेरपा बैठक चल रही है। यहां कल सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। कुमारकोम में चल रही G20 शेरपा बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा जारी है, जिसमें सतत विकास को बढ़ाने और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए नए और प्रभावी तरीके खोजने पर विचार विमर्श जैसे विषय शामिल हैं। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में केरल के कुमारकोम के सुरमय गांव में कल बैठक शुरू हुई। शेरपा बैठक के हिस्से के रूप में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और हरित विकास पर 2 अलग कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई। बैठक में तकनीकी परिवर्तन, त्वरित समावेशी और लचीला विकास समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही है। Kerala has welcomed travelers, traders and weaver of stories. The family where Kalaripaita was born. रांची के प्रसिद्ध न्यूरो विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि कोरोना और फ्लू के बढ़ते मामलों से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को एहतियात जरूर बरतनी चाहिए। हमारे साथ रांची के जाने माने वरीय चिकित्सक संजय कुमार। सर, किस तरीके से अभी एक बार फिर से कोरोना और इन्फ्लुएंजा का जो मामला है वो लगातार बढ़ने देखने को मिल रहा है, कैसे लोगों को एहतियात बरतना चाहिए और किस तरीके से आप लोग उसको एक कह सकते हैं कि चेतावनी के तौर पर भी लेते हैं? आपने सही कहा, अभी अस्पतालों में जो भी हम लोग सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ऐसे पेशेंट्स में बड़ा केयरफुल रहते हैं। और आपको पता है कि इन्फ्लुएंजा के बहुत वैरायटीज़, बहुत वेरिएशंस, बहुत म्यूटेशंस होने के कारण हर एक साल आते रहे हैं। पहले भी कोविड आने के बाद ये लोगों में एक जागरूकता जगी है कि ऐसे जो बीमारी हो रही है उसमें काफ़ी सजग हो जा रहे हैं, पहले से सतर्क हो जा रहे हैं। और जहाँ सीरियस लग रहा है वहाँ पे हम लोग टेस्ट भी करा रहे हैं और अभी कुछ कोविड के भी पॉजिटिव केसेस आने शुरू हो गए हैं। अदरवाइज आपको भी पता है कि अभी दूसरे वेरिएंट भी हैं। अगर सिंपल भाषा में कहें तो हम लोगों ने जो कोविड के समय में जो भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या प्रिकॉशन करने के लिए सैनिटाइजेशन, मास्क, इन सब चीज़ों का उपयोग किया था, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि साल में 2 बार सर्दी खांसी हो जाया करती थी, ऐसे लोगों को नॉर्मल फ्लू भी 2 साल तक नहीं हुआ। इसका मतलब ये है, अगर ये जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हम लेंगे, हाथ धोने वाली बात, मास्क वाली बात, तो बाकी इन्फ्लुएंजा से बचेंगे। वही चीज़ हम लोग को वापस रखनी है। हम लोगों ने थोड़ी ढिलाई बरतनी शुरू कर दी है। म्यूटेशन हुई है वायरस की, उससे थोड़ा सा असर कम हुआ है, लेकिन लोगों को सिम्टम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगभग उसी प्रकार की है, परेशानी उसी प्रकार की है। डर कम हो गया है कि कोविड से जान जाने का डर था, जहां लोगों में डर कम हो जाती है जान जाने की, वहां लोग शिथिल हो जाते हैं। ये शिथिलता नहीं होनी चाहिए। सभी जगहों पे आपने देखा होगा सफाई होती रहती है, हैंडल्स की, इसकी, ये सब बंद हो गए। और फिर वही जूते पहन के घर के अंदर चले जाते हैं। बाहर से जो सामान लेके आते हैं वेयर हाउसेज से, उसमें चूहे पड़े रहते हैं और बहुत गंदा होता है। उसको पहले लोग
साबुन पानी से धोते थे पैकेट्स को और दरवाजे पे रखते थे, अभी वो सब खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं हमारे ढिलाई का खामियाजा हमको हमारे समाज को भुगतना पड़ेगा। और हॉस्पिटल्स में भी खास करके इस सीज़न में अगर पेशेंट्स अटेंडेंट्स जाएं तो मैं सलाह दूंगा कि मास्क पहन के रहें, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स को हमने सलाह दी है कि आईसीयू के अंदर भी मास्क पहन के रहें। पेशेंट से डॉक्टर्स को या डॉक्टर से पेशेंट को किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये जो प्रिकॉशन है, जो बैरियर है, इसको मेंटेन करें, तभी हम इससे बच पाएंगे। और जो अभी जो वेरिएंट जिसकी बात आप कर रहे हैं, इसमें इलाज लगभग वही है जो कोविड के टाइम में, और मुझे नहीं लगता है कि कोविड में क्या इलाज करना चाहिए इससे ज़्यादा जानकारी किसी बीमारी के बारे में एक आम आदमी को नहीं है। बहुत जानकारी लोगों को हो चुकी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, सिर्फ उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एक चीज़ और कि कोविड के समय में चीज़ें मतलब एक तरीके से जो हमारी पारंपरिक पद्धति थी या जो हम साफ सफाई का ख्याल रखते थे पहले, जैसे हमारे घर में जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि जूता पहन के नहीं जाते थे या खान पान की चीज़ें लेके आ रहे हैं उसको बाकायदा साफ करके लाते थे, तो वो जो आदत हमें सिखा गई थी, तो लोगों को ये कैसे बरकरार रखने की ज़रूरत आपको लगता है कि है अभी? बिल्कुल, सबसे पहली बात ये है कि कोविड कम हुआ है, गया नहीं है। कोविड-19 अगर आप माने कि चला गया हो तो उसके भाई बंधु जैसे छोटे छोटे वायरस अभी भी हैं। क्या मालूम कि ये वेरिएशन जब म्यूटेशन होगी और डेंजरस रूप ले लेगा या कम होगा। कम होगा, बहुत अच्छी बात है। डेंजरस रूप अगर ले लिया तो खतरनाक हो जाएगा। तो हम अपनी सावधानी क्यों छोड़ें? आप कहीं ऐसा तो नहीं करते कि छोटे रोड में जाते हैं तो छोटा हेलमेट पहनेंगे, बड़े रोड में बड़ा हेलमेट पहनेंगे, ऐसा तो नहीं है। आपकी प्रिकॉशन वही होनी चाहिए, कोविड में भी वही करिए। और जो पारंपरिक बातें आपने कही, हल्दी दूध ही काम आया, अदरक काम आया, और आपने देखा इतनी सारी रिसर्च हुई क्योंकि समय कम था पूरे वर्ल्ड के पास में। इंडिया ने बहुत बखूबी उससे लड़ा, हमारी इम्यूनिटी अच्छी ज़रूर थी, लेकिन ये कोई आपको गारंटी नहीं देता है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जिस इम्यूनिटी की बात करते हैं वो मेजरेबल नहीं है, किसको कितनी इम्यूनिटी है मेजरेबल नहीं है। तो हम अपने आदतों को न छोड़े। और ख़ास करके ये बहुत सारे घरों में हम जाते हैं तो लोग कहते हैं ना जूता पहन के आ जाइए। मैं बोला मेरी आदत है, मैं तो जूता बाहर ही रखूँगा। और उसके बाद अब जब भी घर जाते हैं, तब गांव में भी जाते हैं तो एक लोटा पानी लेके लोग आते हैं, हाथ धुलवाते हैं, आपको पैर धुलवाते हैं। आप समझिए आज भी वही कर रहे थे, लेकिन दूसरे ढंग से कर रहे थे, आप साबुन पानी से कर रहे थे। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स, कीप केयर ऑफ योर हाइजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नहीं करें। और वर्क प्लेस, हॉस्पिटल खास करके ज़्यादा क्लीन होनी चाहिए। हॉस्पिटल ही सबसे ज़्यादा गंदा रहेगा तो वहाँ हम किससे क्लीननेस के एक्सपेक्टेशन करते हैं। उसी तरह आप घर में जहाँ जाते हैं, अपने घर का कचरा रोड पे, दुकान का कचरा रोड पे फेंकते हैं। ये जो सामाजिक जिम्मेदारी है ये हम पूरा करेंगे नहीं, और फिर सरकार से कहेंगे कि आप सरकार लापरवाह है, सब कुछ सरकार से करेंगे तो मुश्किल है। तो आपकी अपनी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, आप सही जगह पर रखें। डब्बा रहेगा कचरे का, लेकिन उसके बाहर में लोग फेंक के चले आते हैं। यही डिफरेंस है एक पढ़े लिखे समाज में। हम पढ़ लिख के अगर अशिक्षित जैसे बिहेव करेंगे इसलिए कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो फिर आप कोई बाहर से कोई हमको डेवलप नहीं करेगा। सो कोविड एक सिर्फ एक इशारा भर है, ऐसे दर्जनों बीमारी हैं। अभी टीबी के बारे में कहा गया, टीबी में भी है, आप अगर छुआछूत की बीमारी थी, अभी ज़ीरो टॉलरेंस है, मतलब ज़ीरो रेट करना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सालों बाद ऐसी चीज़ों पे सरकार का ध्यान आया है। पहले हम पोलियो उन्मूलन की बात करते थे। ये जितने भी डिजीज़ कंट्रोल वाली चीज़ें हैं, फाइलेरिया है, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, कहीं ना कहीं साफ़ सफाई से लेना देना है। और इनकी कोई पानी से फैलता हो, कोई किसी चीज़ के, कोई ना कोई कैरियर ज़रूर है। ओपन डिफिकेशन, मैदान में जाते थे, खेतों में जाते थे, उसे एनसीसी की बीमारी होती थी, ब्रेन में कीड़ा हो जाता था। मैं आपको बताऊं, इंडिया का बहुत खर्चा कीड़ा मारने की दवाओं पे जाता है। ब्रेन में अगर इन्फेक्शन हो गई कीड़ा की तो उनको कन्वर्शन रोकने की दवा दी जाती है। करोड़ों लोग ये दवा खाते हैं। अगर ये कम हो जाएगी, समझिए कितना पैसा देश का बचेगा जो किसी और चीज़ में लगाई जा सकती है। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अब तक सबसे अधिक राजस्व कमाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए HAL टीम की सराहना की है। 500 करोड़ रुपए के ऑपरेशन पर पिछले वर्ष के 24,620 करोड़ रुपए के ऑपरेशन के मुकाबले अब तक का सबसे अधिक राजस्व प्राप्त किया है।
कंपनी ने पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष राजस्व में 8% वृद्धि दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को अद्वितीय बताया है और HAL की पूरी टीम की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा, अद्वितीय, मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की पूरी टीम के जोश और उत्साह की सराहना करता हूं। रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी देश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर्ष जताया है। भारत का रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपए पहुंचने पर खुशी जताई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारत का रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ये देश के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, उत्कृष्ट, भारत की प्रतिभा और मेक इन इंडिया के प्रति उत्साह की स्पष्ट अभिव्यक्ति। पिछले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधार अच्छे परिणाम दे रहे हैं। हमारी सरकार भारत को एक रक्षा उत्पादन केंद्र बनाने के प्रयासों का समर्थन करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्री श्री शिव कुमार स्वामी गालू की जयंती पर उन्हें नमन किया है। मठ के पूर्व प्रमुख डॉक्टर श्री 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 शिव कुमार स्वामी गालू की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परम पावन डॉक्टर श्री 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 शिव कुमार स्वामी गालू को उनकी जयंती पर नमन किया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि परम पावन श्री 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 शिव कुमार स्वामी गालू की जयंती के विशेष अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूं। उन्होंने लाखों लोगों के बीच गहरा प्रभाव छोड़ा है। उन्होंने हमेशा समाज की सेवा करने और लोगों को सशक्त बनाने को महत्व दिया है। हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गुमला उपायुक्त ने जिला बाल संप्रेषण गृह के परिसर में नवनिर्मित गार्ड रूम, किशोर न्याय बोर्ड कार्यालय और शौचालय समेत अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाल संप्रेषण गृह में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए दीवारों पर पेंटिंग्स बनाने, साफ और पौष्टिक भोजन एवं पठन पाठन की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। खूंटी में सरकार की सहयोग से आजीविका संवर्धन की दिशा में किसान अग्रसर हो रहे हैं। इस सिलसिले में आजीविका कृषक दीदियों और खूंटी प्रखंड के किसानों को किसान पाठशाला का भ्रमण कराया गया। जिले के उपायुक्त ने कुछ फोटो साझा करते हुए बताया कि सुदूरवर्ती क्षेत्र के ग्रामीणों को उन्नत कृषि प्रणाली से अवगत कराने तथा कृषि गतिविधियों से जोड़ने के लिए उन्हें एक्सपोजर विजिट कराया जा रहा है। चतरा सदर थाना अंतर्गत एक हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद करते हुए अन्य साक्ष्य भी जुटाए हैं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इस साल शोभा यात्रा में शामिल सभी अखाड़ों को 2-2 हजार रूपए तथा अगले साल शामिल होने वाले अखाड़ों को 5-5 हजार रूपए देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगले साल से पूरे शोभा यात्रा के रास्ते को देवघर शिवरात्रि महोत्सव की तरह ही सजाया जाएगा। कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एक फोटो साझा कर कहा कि देश की ग्रामीण बसावटें तेजी से बेहतर सड़कों के जरिए नजदीकी शहरों से जुड़ रही हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की कोशिशों से सड़कों से जुड़ने वाली ग्रामीण बस्तियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पूर्व मंत्री सह सारठ विधायक रणधीर कुमार सिंह ने करमाटाड़ प्रखंड में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।